देखिए गाइज, इससे पहले मैंने आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री के 13 टॉपिक कंप्लीट कराए, जिसमें हमने बहुत ही शानदार टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और अब हम बात करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री से जो भी टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं इस ट्रेंडिंग टॉपिक में, उनको हम लोग देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सीरीज़ है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो, ना ही इस चीज़ का वैल्यू समझ रहे हो। बस मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि इस पर ना ही कोई वीडियो पे रीच आता है, ना ही आप लोग वीडियो को इंटरेस्ट लेते हो, कुछ पूछने पर कोई कमेंट्स नहीं आता है, मतलब आपके तरफ से एकदम निगेटिव इम्पैक्ट मुझे देखने को मिलता है। लेकिन मैं यहाँ पे बिहार एसएससी सीजीएल को अच्छे से कवर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूँगा, चाहे आप देखो मत देखो। मुझे 100 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कराने हैं, तो इस बार कराऊंगा ही कराऊंगा। जिसे देखना है देखें, नहीं देखना है मत देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नंबर 14, जिसमें हम मिडाइवल हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, महमूद गजनी और गौरी। इसका नोट्स मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दिया है। जो लोग जुड़े हुए हैं वहाँ से जाकर के नोट्स पढ़ लीजिएगा। लूसेंट आपके पास है, वहाँ से भी पढ़ सकते हो, प्रॉपर एक तरह से नॉलेज मिल जाएगा। और यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ कराता हूँ वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है कि अल्पतगीन बुखारा के सामंती शासक का दास था, और वो किसके सामंती मतलब किसके दास था वो आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, अब्दुल मलिक का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि अल्पतगीन ने सामानी जो शासक थे, सामानी शासक अब्दुल मलिक की सेवा में दास के रूप में प्रवेश किया था, और उन्होंने अब्दुल मलिक के शासनकाल में बड़ी शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त की। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि कुछ समय के लिए वे खुद अब्दुल मलिक के साथ स्थान पर निर्णय लेने वाला व्यक्ति भी बन चुका था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी बन जाता है। अगला प्रश्न है कि अल्पतगीन को किस वर्ष में खुरासान का भार सौंपा गया। तो देखिए, अल्पतगीन को 956 ईस्वी में खुरासान का भार सौंपा गया। इसके बाद उसने सामानी साम्राज्य के अधीन खुरासान का सेनापति यानी कमांडर बनकर के अपनी योग्यता भी दिखाई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाता है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने तुर्कों के प्रसार को 10वीं और 11वीं शताब्दी में मुसलमानों के साम्राज्य के लिए अद्वितीय आंदोलनीय कहकर संबोधित किया था? वो कौन थे? ऑप्शन डी, लेनपुल। ठीक है, लेनपुल यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, सन 1977 में अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कौन गजनी की गद्दी पर बैठता है? तो गजनी की गद्दी पर बैठता है, फिर आता है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन यहाँ पे बैठता है, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर, ध्यान रखिएगा। सुबुक्तगीन कौन था? तो ये गजनी का पिता था, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सुबुक्तगीन गजनी की राजगद्दी पर कब बैठता है? तो यहाँ पे हमने वही चीज़ देखा 1977 में, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाता है। सुबुक्तगीन को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो यहाँ पे कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन जो कि ए, यानी अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। सुल्तान महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? तो देखिए, ये गजनी का शासक था, और ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है कि जब इसने गद्दी संभाला, कितने वर्ष की आयु में गद्दी संभाला? 27 वर्ष की आयु में 998 ईस्वी में इसने गद्दी को संभाला था। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में से किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? तो हिंदुओं को नियुक्त किया था महमूद गजनवी ने। ठीक है, महमूद गजनवी ने अपनी बहुजातीय सेनाओं में हिंदुओं को नियुक्त किया था। गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? मतलब इसमें किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? तो भारतीय थे, अरब थे, ताजिक थे, लेकिन ग्रीक इसमें नहीं थे। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ग्रीक इसमें नहीं थे। ध्यान रखिएगा कि इसके जो सैन्य संगठन में अगर बात किया जाए तो तुर्क थे, फारसी थे, ताजिक थे, अरब थे, भारतीय सैनिक से भी बनी थी, लेकिन इसमें ग्रीक सैनिकों का शामिल नहीं है। नेक्स्ट आता है कि किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 से 1000 से लेकर के 1026 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी जो है उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, महमूद गजनवी। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। इसका पहला आक्रमण होता है 1001 ईस्वी में,
निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था? यहाँ पे देखिए शहर दिए गए हैं और उस शहर का क्रम आपको बताना है कि किस किस क्रम में उसने आक्रमण किया था। तो सबसे पहले अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मुल्तान पर सबसे पहला आक्रमण हुआ था, तो मुल्तान यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसके बाद अगर हम देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो कनौज पर बाद में हुआ था, थानेश्वर में पहले हुआ था, तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इसका देखिए विवरण, जो सीक्वेंस क्या होना चाहिए उसके युद्ध मतलब कि जो आक्रमण का, वो इस तरह से कि मुल्तान पर आक्रमण 1006 में, थानेश्वर पर 1014 में, कश्मीर पर 1015 या फिर 1015 कह सकते हो, मथुरा में आप 1018 याद रखना, और कनौज पर 18 से 21 के बीच इसने आक्रमण किया था। तो ये सीक्वेंस आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो प्रथम आक्रमण करता है ये 1001 में, ऑप्शन डी हो जाता है। महमूद गजनी का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण 1000 ईस्वी के बाद हुआ। ऐतिहासिक रूप से इसका पहला आक्रमण माना जाता है कि 1001 ईस्वी में हुआ, जिसमें उसने जयपाल, हिंदू शाही वंश के शासक थे ये, इनको पेशावर के पास पराजित किया। यह उसकी भारत पर किए गए 17 आक्रमणों की श्रृंखला की शुरुआत थी, राइट। चलिए अगला प्रश्न है कि जयपाल किस वंश का शासक था? तो अभी जस्ट हमने बात किया यहाँ पे देखिए कि हिंदू शाही वंश, ठीक है, हिंदू शाही वंश का, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जयपाल। महमूद गजनी ने मुल्तान पर कब आक्रमण करके विजित किया? तो मुल्तान पर क्या देखे हमने 1006 में, ऑप्शन ए 1006। महमूद गजनवी ने कनौज पर कब आधिपत्य बनाया? कनौज पर 18 से 21 हमने बात किया था, 18 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। 1018 में महमूद गजनी ने प्रतिहार राजा यानी किस प्रतिहार राजा को हरा करके कनौज पर कब्जा किया? कौन थे? राज्यपाल थे, वहाँ के जो शासक थे वो राज्यपाल थे। महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनके प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। इनके दरबारी इतिहासकार का नाम यहाँ पे फिरदौसी हो जाएगा, सॉरी ये कवि था, मतलब इतिहासकार इतवी था, ठीक है, इतवी यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। महमूद गजनी के दरबार में उतवी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकारों में से एक था, राइट, वह महमूद गजनी इसका दरबारी इतिहासकार था। इसने किताब उल यामिनी या फिर तारीख़ यामिनी नामक पुस्तक की रचना की, जो मोहम्मद गजनी के शुरुआती अभियानों का विवरण प्रदान करती है। अगर हम बात करें अन्य दरबारी विद्वान की, जैसे कि यहाँ पे फिरदौसी की बात करें, तो इसमें यह महान फारसी कवि था जिसने महाकाव्य शाहनामा की रचना की। ये प्रश्न पूछा जाता है, शाहनामा की रचना किसने की थी? तो फिरदौसी ने, और गजनी का ये दरबारी कवि था। अलबरूनी भी इसी के समय की बात करते हैं, फारसी विद्वान और बहुत ही फेमस था ये, जिसने एक किताब लिखा था किताबुल हिंद की रचना की, जो 11वीं सदी में भारत के इतिहास, विज्ञान और रीति रिवाजों का अमूल्य स्रोत माना जाता है, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट्स जो यहाँ पे आपने देखा, जैसे कि फिरदौसी, शाहनामा इससे रिलेटेड, अलबरूनी, किताबुल हिंद और उतबी की जो रचना है किताब उल यामिनी, ये सब याद रखिएगा, पेपर में पूछा था। नेक्स्ट क्या आता है कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध जो है इतिहासकार कौन था? तो अभी जस्ट हमने इतिहासकार के बारे में देखा, तो इतिहासकार कौन थे? अलबरूनी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। सुल्तान महमूद के भारत विजय में मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी भारत पर जब वो आक्रमण कर रहा था, भारत को विजय कर रहा था, तो उसका मेन पर्पस था कि भारत से धन को संग्रह करना, धन को लूटना। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, ऑप्शन सी हो जाता है। सोमनाथ पर महमूद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात में चालुक्य या फिर सोलंकी वंश के शासक कौन थे? तो यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था भीम, यानी भीम, ऑप्शन सी होगा। पढ़ सकते हैं कि आक्रमण की तिथि महमूद गजनी ने 1025 से लेकर के 26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर अपना सबसे प्रसिद्ध और विनाशकारी आक्रमण किया था। सबसे प्रसिद्ध इसका आक्रमण माना जाता है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025। चालुक्य शासक जो थे इस समय भीम प्रथम गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश के शासक थे। इसका परिणाम क्या हुआ? ध्यान रखिए कि भीम प्रथम इस आक्रमण और प्रभावी ढंग से प्रतिरोध नहीं कर सके और गजनवी के आने पर राजधानी छोड़ करके भाग गए, जिसके परिणाम स्वरूप मंदिर को लूटा गया और नष्ट कर दिया गया। भीम प्रथम ने बाद में राज्य पर फिर से नियंत्रण स्थापित किया। क्या ही फायदा यार, जब एक बार आक्रमण होता है तो आप साथ देते नहीं हो, तो ऐसे शासक बनने का क्या फ़ायदा। नेक्स्ट है कि महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब होता है? इसने टोटल 17 बार आक्रमण किए थे। तो पहला आक्रमण हमने देखा 1001 ईस्वी में हुआ था, अंतिम आक्रमण होता है 1027 में, ठीक है।
1027 यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाता है, डी को टिक करेंगे। जाटों के विरुद्ध ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में से किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? तो हिंदुओं को नियुक्त किया था वो कौन थे? ऑप्शन बी महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो चांदी के सिक्के गजनवी ने किया, बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या बनता है कि निम्नांकित शासकों में से किसने अपने सिक्कों के पृष्ठ पर कलमा का संस्कृत अनुवाद किया, जो कि इस तरह से था, अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतारा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गजनी ने किया था, तो ऑप्शन बी होगा। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो देखिए, लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक को माना जाता है, यहाँ पे सी हो जाता है, सी। सुल्तान मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब होता है? गौरी जो है वो भारत पर पहला आक्रमण करते हैं। पहले तो ये गौरी जो है वो शासक बनता है 1173 में। ठीक है, 1173 में शासक बनता है और पहला आक्रमण 1175 में करता है मुल्तान के विरुद्ध में। मुल्तान के विरुद्ध में ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? और इसे बुरी तरह से पराजित करते हैं भीम द्वितीय। भीम द्वितीय यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? अब 1192 से आपको ये याद होगा कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है, तराइन के द्वितीय युद्ध जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच चला जाता है, और मोहम्मद गौरी जो है पिछले हार यानी तराइन के प्रथम युद्ध का बदला मोहम्मद गौरी लेता है पृथ्वीराज चौहान से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहम्मद गौरी, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। राइट, नेक्स्ट आता है कि वह कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तो मतलब यहाँ पे जब वो जीतता है तराइन के द्वितीय युद्ध में, ये विजित होता है, तब जाकर के ऐसा माना जाता है कि भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना होती है तराइन के द्वितीय युद्ध के साथ, ऑप्शन बी। राइट, नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? तो कंटिन्यू 3 युद्ध हम जानते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और तराइन का तो तृतीय युद्ध होता है जो कि 1214 के आसपास होता है। और लेकिन यहाँ पे होता है एक और युद्ध जो कि 1194 में, जिसे चंदावर के युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि चंदावर का युद्ध किनके बीच लड़ा जाता है? तो देखिए, चंदावर के युद्ध में गौरी और जयचंद थे। ठीक है, जयचंद एवं सिहाबुद्दीन गौरी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर निकल कर आएगा, जिसमें गौरी ऑब्वियसली विजयी होता है। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया? तो जिसके साथ लड़ा गया वही हारा, जयचंद। मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की? तो मोहम्मद गौरी की जो हत्या होती है वो खोखर करते हैं, ऑप्शन बी होगा। इसको हम अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। देखिए, मोहम्मद गौरी की हत्या के जो विवरण है इस तरह से घटना, मोहम्मद गौरी 1205 से 1206 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध को दबाने के बाद वो गजनी वापस जा रहा था। स्थान की अगर हम बात करें तो उसकी हत्या झेलम नदी के किनारे दमयक नामक स्थान पर हुई थी, जब वह अपनी संध्या की नमाज पढ़ रहा था। हत्यारे की अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कि उसकी हत्या खोखर विद्रोहियों के एक समूह ने किया। यह घटना 15 मार्च 1206 ईस्वी को हुआ और इस प्रकार भारत में उसके साम्राज्य का विस्तार करने वाले इस शासक के शासन का अंत हुआ। राइट, देखिए मैंने जो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराया हुआ है, मोहम्मद गौरी, गजनी, मिडाइवल हिस्ट्री का सारा कंप्लीट सीक्वेंस वाइज मैंने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नोट्स प्रोवाइड पूरी तरह से करा चुका हूँ। जो लोग जुड़े हुए अच्छे से पता है, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। दोनों बैच में आप जिसको बैच जो ज्वाइन करना है कर सकते हो। बिहार SSCGL 4 का बैच जो कि 399 का है, फिलहाल आप इसमें सभी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको मिल जाएगा। लेकिन बिहार SI का जो बैच है 599 का है, इसमें आपको डेली बेसिस पर होमवर्क दिया जाता है, सारा नोट्स दिया जाता है, आपको पढ़ने के लिए सारी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाती है, वीडियो की लिंक दी जाती है प्रॉपर, सिर्फ और सिर्फ उस लिंक को आप ही देख सकते हो, तो उस ग्रुप में दिया जाता है। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप जो भी बैच आपको ज्वाइन करना हो आप कर सकते हो। पेमेंट आपको एप्लीकेशन पे करना है, स्क्रीनशॉट आप हमें भेज सकते हो। मतलब स्टार्ट करते हैं आगे के पॉइंट को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने एक ऐसे सिक्के जारी करने का आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? तो ये आदेश गौरी ने दिया था, ऑप्शन सी होगा, गौरी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? तो वो कौन था? वो है मोहम्मद गौरी।
मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी। मोहम्मद गौरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया था? देखिए, मोहम्मद गौरी ने अगर हम देखा जाए तो जब अनिलवाड़ा के चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध होता है 1197-98 में, इसमें मोहम्मद गौरी खुद भाग नहीं लेता है। गौरी के जो सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक था, इस अभियान का नेतृत्व वही करता है, चालुक्यों को पराजित करता है। गौरी ने 1178 में इसी स्थान पर स्वयं भाग लिया था और वो बुरी तरह से पराजित हुआ था। मतलब वो डर वापिस से था कि फिर से मैं कहीं ना कहीं हार जाऊंगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस युद्ध में स्वयं उसने भाग नहीं लिया, अपनी जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक को नेतृत्व दिया कि तुम जाओ, तुम लड़ो मेरे तरफ से, और वो जीतता भी है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया? तो प्रथम इक्ता प्रदान किया था ऐबक को, यहाँ पे बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया? तो बंगाल और बिहार पर विजय जो प्राप्त करता है वो हम यहाँ पे उसका जो कह सकते हैं बख्तियार खिलजी था, इसने करता। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है। 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? सभी को पता है कि किसने नष्ट किया। यहाँ पे कह सकते हो इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वह प्रथम मुस्लिम सैन्य कमांडर था जिसने सेन राजवंश के तख्ता पलटकर बिहार और बंगाल को अपने राज्य में मिलाया? देखिए कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि बंगाल पर जब इसने आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी ने, तो उस वक्त वहाँ का जो शासक थे वो कौन थे? तो पूछा जाता है तो लक्ष्मण सेन थे, ये याद रखिएगा। सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन थे, इंपॉर्टेंट रहेगा। सेन राजवंश के शासक लक्ष्मण सेन थे। तो करेक्ट आंसर फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी निकल के आएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मोहम्मद गौरी और गजनी से मिलाकर के इतने सारे क्वेश्चन मैंने इकट्ठे किए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक यहाँ तक देखा है तो फटाफट आप तो सबसे पहले जय हिंद लिखो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग इस वीडियो के साथ एंड तक बने थे। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा वो अपना नीचे कमेंट करके बताना। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर पहली बार अगर आप आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के रेगुलर वीडियो के लिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।